interact each other. Quantization of charge. So next is conservation of charge. Conservation of charge का मतलब क्या होता है? Conservation of any physical quantity. What does it mean? Conservation of any physical quantity. Conservation implies that जैसे हम कहते हैं conservation of energy, conservation of momentum. So conservation implies सर कोई लॉस नहीं हो रहा. loss नहीं होगा मतलब कि जो हम दो टोटल वेरिएबल को compare करेंगे इनिशियल एंड फाइनल सिचुएशन जो भी है जैसे इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी दे शुड बी सेम. So conservation of charge basically means whatever process may takes place, the algebraic sum of charge in a given system, जिसको आपने system मान लिया, the total charge on a system always remain same. So algebraic sum of charges will not change. अब इसमें बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हो. केमिस्ट्री का कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो. चार्ज ऑन रिएक्टेंट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोडक्ट्स. You can write some energy efficient reactions like अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन. पॉजिट्रॉन क्या होता है? एंटी इलेक्ट्रॉन. एंटी इलेक्ट्रॉन मास सेम चार्ज ऑपोजिट. मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन चार्ज इक्वल टू प्रोटॉन. इन पे चार्ज मिला के जीरो है. गामा रेज भी न्यूट्रल होती हैं. इस रिएक्शन में कुछ खास नजर आ रहा है? इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन गिव्स राइज टू गामा रेज. इसमें कुछ खास दिख रहा हो आपको? बिकॉज इट्स वन ऑफ द स्पेशल रिएक्शंस. Charges being destroyed. नहीं, अलजेब्रिक सम तो सेम ही है. डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रहे, मतलब कंबाइन कर रहे हैं, एनर्जी बन रही है. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो होल्ड कर रहा है कि चार्ज बिफोर कॉम्बिनेशन एंड चार्ज आफ्टर कॉम्बिनेशन इज सेम. तो रिकॉम्बिनेशन तो हो सकती है वैसे भी, जैसे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल रिकम्बाइन करें तो बॉन्ड बन जाता है. बट एज कंपेयर टू अदर रिएक्शंस व्हिच यू हैव स्टडीड टिल नाउ, इस रिएक्शन में ऐसा क्या खास है? सर रिएक्टेंट्स का मास है लेकिन प्रोडक्ट का मास नहीं है. रेस्ट मास. नॉर्मल आपने अभी तक जो रिएक्शंस पढ़े थे दे आर नॉट वेरी एनर्जी एफिशिएंट. आपने जो पावरफुल रिएक्शंस पढ़े फिजिक्स में लाइक न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, अगर मैं पूछूं इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल रिएक्शन कौन सा है, फिजन या फ्यूजन? फ्यूजन. फ्यूजन. क्यों? अगर मैं दोनों रिएक्शन लिखता हूं एक बारी, फ्यूजन एंड फिजन को, see uranium 235 bombarded with neutrons, it gives rise to barium plus this is the energy released 200 MeV. मैं फ्यूजन को लिखूंगा तो two deuterium nuclei combines to form helium. This is the energy released. Fission या फ्यूजन. यहाँ पे जो गामा रेज है दैट इज उनकी एनर्जी इज 1.02 MeV. इसमें एनर्जी रिलीज 24 MeV है, इसमें 200 है. फ्यूजन में एनर्जी रिलीज कम है. स्टिल वी से दैट फ्यूजन इज अ पावरफुल रिएक्शन. व्हाई? क्यों पावरफुल है फ्यूजन? सर थोड़े से मास है सर, ज्यादा एनर्जी है सर. ऊपर 235 यूरेनियम सर, काफी मास है सर. मास कितना यूज हुआ यहाँ पे? 4 AMU. 4 AMU. यहाँ पे 236 AMU. 236. 236 AMU मास यूज करके 200 MeV एनर्जी प्रोड्यूस की, मतलब पर AMU इज 0.9. यहाँ पे 4 AMU से 24 MeV प्रोड्यूस की, दैट मींस पर AMU इज 6. तो इसे फ्यूजन इज रफली 7 times more powerful as compared to fission.
पर अगर हम एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें, percentage of mass which is getting converted into energy, 1 AMU कितने MeV के बराबर होता है? 1 AMU, how many MeVs? 931.5. 4 AMU you can roughly say 3700 MeV. अगर ये सारा मास एनर्जी में चेंज होता तो 3700 MeV एनर्जी प्रोड्यूस होती, हो रही है सिर्फ 24. These reactions are not even 1% एनर्जी एफिशिएंट. हम एनर्जी एफिशिएंसी देखते हैं, मास जो एनर्जी में चेंज हो गया, हमारे पास रिएक्टेंट्स का कितना मास था और वो कितने परसेंट एनर्जी में चेंज हुआ. इसमें था कि ड्यूटेरियम से हीलियम न्यूक्लियस बन गया, थोड़ा सा मास जो था वो एनर्जी में चेंज हो रहा है. पर अगर हम इस रिएक्शन को देखें, 100% मास इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, बिकॉज प्रोडक्ट्स में तो मास है ही नहीं, सिर्फ एनर्जी है. सो जिस दिन कोई कंट्री ये बॉम्ब बनाएगी, इसको बोलेंगे एनहिलेशन बॉम्ब. दैट बिकम सुपर पावर, कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को कंबाइन करके ऐसा बॉम्ब बनाया विच विल बी थाउजेंड्स ऑफ टाइम मोर पावरफुल एज कंपेयर्ड टू द फ्यूजन बॉम्ब आल्सो. सो उसको एनहिलेशन बॉम्ब बोलेंगे. और कभी बनेगा नहीं, बिकॉज इट्स अ रिस्की प्रोसेस, बिकॉज एनहिलेशन इफ इट स्टार्ट्स इट मे डिस्ट्रॉय अर्थ विद इन अ मिनट. सो एनहिलेशन बॉम्ब ऐसा नहीं है कि हम टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज हो सकता है ऐसा कुछ हो कि पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे विद इन अ मिनट. But this is a 100% energy efficient example and only one example in physics, जहां पे सारा का सारा मास एनर्जी में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट्स में मास है ही नहीं. So this is an example of conservation. कंजर्वेशन के और एग्जाम्पल लेने हैं तो अब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी केस ले लो. हमने दो न्यूट्रल बॉडीज को रब किया, मेरे पास दो बैलून्स थे, मैंने इनको से इनिशियली ये दोनों न्यूट्रल थे, इस पे चार्ज 0 था, एंड यू हैव अनदर बैलून, इस पे भी चार्ज 0 है. मैंने रब किया, अगर इस पे चार्ज +2 कूलम आएगा तो दूसरे बैलून पे चार्ज विल ऑलवेज बी -2 कूलम. इफ दे आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स यू कैन चार्ज देम बाय रबिंग. सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेसिकली इंप्लाइज कि जितना एक बॉडी, बिकॉज रबिंग से पहले नेट चार्ज 0 है, रबिंग के बाद भी नेट चार्ज 0 है. सो अगर डिफरेंट मटेरियल्स के बैलून लेके हम रब करते हैं, यू कैन चार्ज देम. या दो अलग अलग बॉडीज ले लें हम कोई भी, से आपने जैसे कल एग्जांपल किया कि स्वेटर को बैलून के साथ रब किया तो स्वेटर पे जितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा था बैलून पे उतना ही नेगेटिव आएगा. दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. सो अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस ऑलवेज रिमेन सेम. क्लियर है ये कंसेप्ट? सो यू कैन राइट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पूछो. फिर ऊपर वाले में डेल्टा एम नहीं समझ आ रहा, जैसे रिएक्टेंट्स में भी 4 है और प्रोडक्ट में भी 4 है, तो डेल्टा एम वहां पे क्या है? अरे ऐसे नहीं होता, मतलब वो 4 ऐसे लिखते हैं, 4 एग्जैक्ट थोड़ी होता है. इट्स 4.00 सम वैल्यू, देन बहुत जिसको 2 लिखा है दैट इज 2.00. जब हम मास डिफेक्ट निकालते हैं तो यू हैव टू टेक द वैल्यूज अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस. ये तो रफ वैल्यूज होती हैं. ओके तो हमने जब मास डिफेक्ट निकालना है तो वो ट्रू वैल्यूज का निकालना, नहीं तो एनर्जी तो प्रोड्यूस ही नहीं होगी किसी भी रिएक्शन में ऐसे. सो यू कैन राइट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. पूछो. सर आपने बोला सर हम दो अलग अलग बॉडीज रब करेंगे, सर ऐसा सेम क्यों? दो डिफरेंट मटेरियल सेम बॉडीज को रब करें तो वो चार्ज नहीं होती, बिकॉज उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम होती है. मतलब जैसे अब आपने दोनों हाथों को रब करो तो नहीं होते. अब नॉर्मली इसमें अब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बात की है तो एक क्वेश्चन आता है, बिकॉज कंसेप्चुअल में बाद में कई बार माइंड से निकल जाता है. एयरक्राफ्ट के टायर्स कंडक्टिंग रबर के क्यों बनते हैं? एयरक्राफ्ट टायर्स आर मेड ऑफ स्पेशल कंडक्टिंग रबर. सर क्योंकि वो भी चार्ज हो जाता है और फिर वो टैंक ब्लास्ट कर सकता है स्पार्क प्रोड्यूस होने से, अगर कंडक्टिंग टायर्स के ना बने हो. एग्जैक्ट रीजन बताओ, किस किस में फ्रिक्शन, क्यों चार्ज, और अगर चार्ज रह जाएगा तो कहाँ पे नुकसान हो सकता है? दो रीजन, दोनों का रीजन मतलब दो लॉजिक, एंड दोनों का रीजन सेम है क्यों करते हैं.
जब वो उड़ रहा है, अभी ग्राउंड पे नहीं है, मैं उड़ने की अगर बात करूं, फ्लाई कर रहा है एयरक्राफ्ट, तो एयर फ्रिक्शन के कारण उसकी बॉडी चार्ज हो जाती है। एंड चार्ज कंडक्टिंग बॉडी इट रिसाइड्स ऑन द सरफेस, स्किन इफेक्ट बोलते हैं, सरफेस पे चार्ज होता है, एयरक्राफ्ट के अंदर चार्ज नहीं होता। और आगे जाके हम पढ़ेंगे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता, अगर सरफेस चार्ज है तो उसका अंदर पैसेंजर्स पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, बॉडी अगर एयरक्राफ्ट की चार्ज भी है। जब वो लैंड करता है, लैंड करने के बाद उसकी रीफ्यूलिंग होनी है, वी वांट नो चार्ज ऑन द सरफेस, बिकॉज नोजल जब फ्यूल की जाएगी तो उस केस में स्पार्क प्रोड्यूस होगा, तो इट कैन बी डेंजरस। तो एयरक्राफ्ट के टायर कंडक्टिंग रबर के बनते हैं, सो दैट व्हेन इट हिट्स द रनवे, the charge which is built up on the body of aircraft that gets discharged through the tires, कि उड़ते टाइम उसकी बॉडी पे जो भी चार्ज बिल्डअप हुआ था एयर फ्रिक्शन के कारण, जैसे ही वो लैंड करेगा उसी टाइम वो चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू द टायर्स, बिकॉज दे आर कंडक्टिंग। दूसरा रीजन है कि जब वो रनवे पे चल रहा है, दौड़ रहा है, रनवे पे दौड़ रहा है, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द ग्राउंड इट गेट्स चार्ज्ड, और एयर फ्रिक्शन के कारण भी चार्ज। We don't want that charge to remain, because जब वो टायर्स अपने रनवे से ऊपर जाता है, वो टायर्स को अंदर कर लेता है अपने, and there are a lot of electronic equipment which get affected by the charges on the surfaces. तो वो डिस्चार्ज करना जरूरी होता है कि एयरक्राफ्ट की बॉडी पे कोई चार्ज ना हो। देयर कैन बी नंबर ऑफ हाइड्रोलिक पंप्स एंड नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच कैन गेट अफेक्टेड बाय द चार्जेस, एंड नॉट लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आल्सो। सो इसलिए उसको कंडक्टिंग रबर का बनाते हैं। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है ट्रक्स को लेके, कि ऑयल टैंकर्स हैव द चेन्स हैंगिंग फ्रॉम द फ्रंट, बिकॉज उसका सेम रीजन है। ऑयल टैंकर्स को अगर हम देखें तो उन्होंने आगे से मेटालिक चेन्स हैंग कर रही होती है। मेटालिक चेन्स का पर्पस है कि जो भी उनकी बॉडी पे चार्ज बिल्डअप होगा ड्यू टू फ्रिक्शन, वो थ्रू चेन्स ग्राउंड में चला जाएगा। सो ऑयल टैंकर्स के आगे या पीछे वो चेन्स हैंग कर देते हैं जो ग्राउंड को टच कर रही होती है, सो दैट व्हाटएवर चार्ज बिल्ड्स अप ऑन द बॉडी इट गेट्स ग्राउंडेड। सो दैट इज द रीजन कि उधर एयरक्राफ्ट के टायर्स कंडक्टिंग रबर के, यहाँ पे हमने चेन्स हैंग करके सेम पर्पस सॉल्व कर दिया। So you can write was conservation of charge. Conservation of charge. It states that algebraic sum of, it states that algebraic sum of all the charges, algebraic sum of all the charges in a system, in an isolated system, is always constant. Is always constant. और एक और डेफिनेशन यूज होती है, इट्स नॉट एग्जैक्टली प्रॉपर डेफिनेशन, बट 12th में कई बार हम यूज करते हैं। Charge can neither be created nor destroyed. Charge can neither be created nor destroyed, but it can be transferred. But it can be transferred from one body to another. But it can be transferred from one body to another. But it can be transferred from one body to another. It can be transferred from one body to another. For example, in frictional electricity experiment, for example, in frictional electricity experiment, if neutral plastic rod is rubbed with, if neutral plastic rod is rubbed with a neutral piece of fur, then electrons are transferred
from fur to the plastic rod, and conservation of charge implies that negative charge on fur will always be equal to plastic rod will always be equal to positive charge on fur. Negative charge on plastic rod will always be equal to positive charge on fur. Similarly, in electron-positron annihilation reaction, electron and positron combines to form gamma rays. Thus total charge before and after annihilation is 0. ये रिएक्शन लिख सकते हो साथ में. तो एक बार रिपीट कर दो. Total charge before and after annihilation is 0. Total charge before and after annihilation is 0. So इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो. Annihilation is the only process in physics in which all the mass is converted into energy. All the mass is converted into energy. Only reaction in which all the mass is converted into energy. Next you write additive nature of charge. There is a simple property. Additive nature of charge. Additive nature of charge. Additive nature of charge basically means that charge is a scalar quantity. Total charge on a system consisting of number of bodies is the scalar sum of charge on all the bodies. हमारे पास अलग अलग बॉडीज हैं, एक पे चार्ज है 10 कूलम, एक पे -8 कूलम, एक पे +6 कूलम. तो टोटल चार्ज अगर आपने बताना है अल्जेब्रिक सम ऐड कर दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव. दैट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शंस इन्वॉल्व नहीं है. So you can write additive nature of charge. It states that charge is a scalar physical quantity. It states that charge is a scalar physical quantity and total charge on a system consisting of number of bodies. Total charge on a system consisting of number of bodies is the scalar sum of charge on. Excuse me, sir. Consisting के बाद repeat कर दूँ. It states that if a system consists of number of bodies,
total charge on the system is scalar sum of charge on individual bodies. That is, if n bodies have charge, Q1, Q2 up to Qn, then total charge on system is simple add. पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट कर देना, नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट कर देना. नेक्स्ट इज चेंज इन मास, ये बाद में लिखते हैं. मेथड्स ऑफ चार्जिंग पहले लिख लो. मेथड्स ऑफ चार्जिंग. चार्जिंग बाय कांटेक्ट. चार्जिंग बाय कांटेक्ट का मतलब है हमारे पास दो बॉडीज हैं, आइडेंटिकल बॉडीज. अगर मैं लेता हूं, मान लो मैंने दो आइडेंटिकल बॉडीज कंसिडर की. इस पे चार्ज था लेट इट बी Q1. अगर मैं इनको कांटेक्ट में लेके आता हूं तो फाइनल चार्ज क्या होगा? अभी के लिए एक प्रिंसिपल बता रहा हूं, आगे जाके मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करने वाला हूं. फिजिक्स का जो एक्चुअल कंसेप्ट है, दैट इज इफ टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, charge transfer takes place till the potential becomes same. Electric potential. Potential को आप समझ सकते हो जैसे आपने एक ऑलरेडी ऐसा कंसेप्ट पढ़ा है, टेम्परेचर. अगर मेरे पास दो बॉडीज हैं जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है तो हीट ट्रांसफर कब तक होती है? अगर मैं उनको थर्मल कांटेक्ट में लेके आता हूं तो हीट ट्रांसफर कब तक होती है? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. सेम कंसेप्ट इलेक्ट्रिसिटी में होता है पोटेंशियल के साथ. टेम्परेचर की जगह पोटेंशियल आ जाएगा, हीट की जगह चार्ज आ जाएगा. कि अगर दो बॉडीज की पोटेंशियल डिफरेंट है, मतलब उनमें पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जब आप उनको कांटेक्ट में लेके आओगे, चार्ज ट्रांसफर तब तक होगा जब तक उन दोनों की पोटेंशियल सेम नहीं हो जाती. अभी शुरू में सेकेंड लेक्चर में हम सिर्फ आइडेंटिकल बॉडीज की बात करेंगे क्योंकि अभी हमने पोटेंशियल के फॉर्मूलाज नहीं पढ़े. अगर हम दो कंडक्टिंग बॉडीज को कांटेक्ट में लेके आते हैं, दे विल शेयर देयर चार्जेस. मतलब एक पे चार्ज है Q1, एक पे Q2. अगर मैं इनको कांटेक्ट में लेके आता हूं, आफ्टर इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट between identical bodies, sharing of charges takes place. अभी शुरू में न्यूमेरिकल्स भी आइडेंटिकल बॉडीज के ही आएंगे. दोनों बॉडीज पे जो चार्ज होगा that will always be Q1 plus Q2 by 2. मतलब जैसे मान लो एक बॉडी पे चार्ज है जैसे 6 कूलम, एक पे -3 कूलम, तो कांटेक्ट में लाने के बाद दोनों बॉडीज पे चार्ज कितना हो जाएगा?
दो आइडेंटिकल बॉडीज थी, 1.5 3/2 कूलम। टोटल चार्ज 3 कूलम है। अब वो 3 कूलम दो बॉडीज में डिवाइड हो जाना, तो इस पे भी 1.5 कूलम, इस पे भी 1.5 कूलम। ये तब है जब आइडेंटिकल साइज है, बिकॉज पोटेंशियल साइज पे डिपेंड करती है। आपने बहुत बार ये ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे आप कारपेट पे चल के जाते हो विंटर्स में, जाके आपने मेटालिक डोर को टच किया, हैंडल को टच किया, तो आपको ऐसे लगता है जैसे करंट पड़ी। उस करंट का रीजन, कई बार ये ऑब्जर्व किया होगा ना आपने, जाके कारपेट पे चल रहे थे, जाके किसी चीज को, मेटल वाली चीज को टच किया, तो आपको ऐसे लगता है जैसे वहां से करंट पड़ी हो। उसका रीजन क्या होता है? Why that shock? बिकॉज जब आप कारपेट पे चलते हो, मतलब आप कभी ट्राई कर लेना, किसी घर में शूज उतार दो, कारपेट के ऊपर चलना शुरू कर दो, कारपेट पे चलोगे, आजकल मतलब ह्यूमिडिटी आजकल भी बहुत ज्यादा नहीं है, कम है। नॉर्मली मॉइस्चर जब बढ़ जाता है तो ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं होते, बिकॉज चार्ज ग्राउंड हो जाता है। आजकल आप ये करके देख सकते हो, शूज उतारो अपने एंड नॉर्मल बेयरफुट आप कारपेट पे चलना शुरू कर दो, 5 से 7 मिनट चलो और फिर किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट को टच करो, तो आपको ऐसे लगता है जैसे करंट पड़ी हो। बिकॉज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कारण आपकी बॉडी जो है वो चार्ज हो जाती है, कि कारपेट और आपके पैरों के बीच में जो फ्रिक्शन है उससे आपकी बॉडी चार्ज हो गई, और जो डोर हैंडल है वो अनचार्ज है। तो जब आप टच करोगे वो चार्ज ट्रांसफर होगा, और कब तक होगा? जब तक आपकी बॉडी के और डोर हैंडल की पोटेंशियल सेम नहीं हो जाती। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप चिपक जाओगे, दैट पोटेंशियल इक्वलाइजेस विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। वो एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड का झटका लगता है, बस ऐसे लगता है जैसे करंट पड़ी हो, बट आपकी बॉडी पे जो पोटेंशियल है वो बहुत जल्दी मतलब ट्रांसफर हो सकती है। किसी फ्रेंड के साथ ट्राई करके देख सकते हो, उसको आप खड़ा कर दो कि तू नॉर्मल खड़ा हो जाए एक कोने में, आप कारपेट पे चल के जाके उसके साथ हाथ मिलाना, बिकॉज आपकी बॉडी चार्ज है, उसकी अनचार्ज है। तो जब आप उससे हाथ मिलाओगे, आपकी बॉडी से चार्ज उसकी बॉडी में ट्रांसफर होगा, सो दैट रिजल्ट्स इन शॉक। तो इलेक्ट्रिक करंट डेंजरस क्यों होती है? इसे होता क्या है शॉक लगने से? हार्ट अटैक आ जाते हैं। क्या हो जाता है? एकदम ही मतलब बॉडी को मतलब एक्सपीरियंस तो होता नहीं, तो जब एकदम ही शॉक लगता है तो मतलब हार्ट रेट जो होता है एकदम जंप कर जाएगा अगर किसी को शॉक लगेगा सर। हार्ट तो फिर रेट उस जंप वजह कर से जाए? हाँ जी। अच्छा, हम जैसे नॉर्मल कहते हैं उसको करंट पड़ी, वो चिपक गया, तो कोई चिपक कैसे सकता है? मतलब वहां कौन सी फेविक्विक लगी थी वायर पे? आपने बहुत बार ही सुना होगा ना, वो चिपक गया। तो हम डेली टर्मिनोलॉजी में लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, वो इलेक्ट्रिक शॉक से चिपक गया वायर के साथ। ऐसे कोई चिपक कैसे सकता है? सर पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन के कारण। अच्छा, मतलब एक्चुअल में चिपका होता है कि हम बोलते हैं सिर्फ चिपक गया? नहीं सर, बोलते हैं मतलब वो अट्रैक्ट हो रहा होता है उसकी तरफ। अच्छा, सर अट्रैक्ट हो रहा हो। जब सर लगता है शॉक तो न्यूरॉन्स का मतलब जो वो होता है, जो सिग्नल्स मतलब भेज रहे एक होते हैं मिनट, ब्रेन मेरे में। को पहले देखने दो ये कौन आंसर दे रहा है। हाँ जी अगम। हाँ जी सर। हाँ जी बोलो। तो जो मतलब न्यूरॉन्स जो होंगे सर, जब एकदम शॉक लगता है तो वैसे मतलब जो ट्रांसफर होता है सिग्नल का तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस वजह से शायद सर। बेसिकली सिंपल लॉजिक, कुछ कुछ ठीक है आपका आंसर। हम कोई भी काम तब करते हैं जब ब्रेन से ऑर्डर आता है, और ब्रेन और सारी बॉडी पार्ट्स जो हैं दे आर कनेक्टेड थ्रू अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं, अगर आप मेरे सामने बैठे होते हो और मैं किसी को थप्पड़ मारने की कोशिश करूंगा तो अपने आप को बचाएगा, तो वो बचाना है अपने आप को, वो ऑर्डर ब्रेन से ही आया और आप मूव किए। अब अगर ब्रेन ऑर्डर ना दे कि आपको हटना है, तो आप वहीं बैठे रहोगे, मैं मारता दूंगा तो, बिकॉज कंट्रोल आपकी बॉडी मूवमेंट ब्रेन ही कर रहा है ना सारी। तो व्हेन करंट पासेस दैट डिसरप्ट्स दैट कनेक्शन, ब्रेन और बॉडी पार्ट्स का कनेक्शन डिसरप्ट हो जाता है। तो ब्रेन से ऑर्डर नहीं आ रहा होता हाथ हटाना, ऐसा नहीं है, कोई चिपका होता है उसके साथ। इसीलिए अगर आप वुडन स्टिक से आप उसके हाथ पे हल्का सा भी टच करोगे वो छूट जाएगा,
बिकॉज वो चिपका नहीं हुआ था, ब्रेन से ऑर्डर नहीं आ रहा था कि हाथ हटाना। सो ब्रेन से ऑर्डर आएगा तो हाथ हटेगा। अब करंट कभी पड़ी है आज तक लाइफ में? किसी ने एक्सपीरियंस किया है? किसी को करंट पड़ी हो कभी? Yes, sir. एसी डीसी? वो नहीं होता। नॉर्मली जो यहाँ पे आंसर दे रहा है वो एसी वाला ही होगा, डीसी वाला यहाँ बैठा ना होता। क्यों? डीसी में रिफ्रैक्ट एसी एक झटका मारती है सिर्फ, बिकॉज एसी का जो ग्राफ होता है दैट इज लाइक दिस। आपके घर में जो एसी आ रही है ना वो ऐसे है, साइन वेव एसी। मैं अगर इधर टाइम लेता हूं तो दिस इज 1/100 सेकेंड। आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड एसी बिकम 0। जैसे ही करंट 0 होगी आपके ब्रेन से ऑर्डर आएगा, आप हाथ हटा लोगे। अब वो आपको लगता है कि झटका लगा, वो झटका नहीं लगा आपको। वो 1/100 सेकेंड जैसे ही हुए ब्रेन से ऑर्डर आया कि हाथ हटाना है, बिकॉज वो कनेक्शन बन गया ब्रेन और उसका बॉडी पार्ट्स का। तो आप झटके से हाथ हटाते हो, खुद हटाते हो, वायर ने आपको धक्का नहीं मारा। When current becomes 0, you get the order from the brain to move your hand. So इसलिए एसी से ऐसे शॉक ही लगता है, एक शॉक लगा और आप छूट गए। डीसी बिकॉज 0 नहीं होती तो उससे स्टिक करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो नॉर्मल डीसी घर में तो आप छोटी मोटी यूज करते हो, सेल वेल यूज होने हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। बट अदरवाइज एसी के शॉक जो है 1/100 सेकेंड्स के लिए ही लगता है। 1/100 सेकेंड्स के बाद अब अपने आप छूट जाओगे, अनलेस आपने वायर को खुद से मतलब बांध नहीं लिया उसके साथ या कुछ ऐसा नहीं कर रहे। अदरवाइज ऑल्टरनेटिंग करंट का हमेशा शॉक ऐसे ही लगता है। सर पेन क्यों होता है? क्या पेन क्यों होता है शॉक लगने पे? मतलब ऐसे पेन? जैसे है ना? पेन नहीं होता, बेसिकली वो बायो आ गई कि आपके थोड़े से सेल डैमेज हो गए, बिकॉज करंट चार्ज फ्लो किया तो हीट जनरेट हुई, तो उससे थोड़े बहुत सेल डैमेज हुए होंगे, तो उससे थोड़ा सा आपको पेन की फीलिंग होती है। बिकॉज अगर आपकी बॉडी में से लार्ज करंट फ्लो कर जाएगी, स्मॉल करंट कभी डेंजरस नहीं होती। कभी डेलिबरेटली अपनी बॉडी में से करंट फ्लो कराई है जानबूझ के? किसी ने जानबूझ के अपनी बॉडी में से करंट पास कराई हो? ईसीजी? मैं मतलब इतने बहुत सिंपल वाली बातें करता हूँ, मेरे को ईसीजी वीसीजी नहीं करनी आती। और जानबूझ के ईसीजी थोड़ी कराते हो, ऐसे शौक है आज चलो आज मैं ईसीजी करा के आता हूँ। आपकी एज में तो जरूरत भी नहीं है ईसीजी की। कोई अगर जैसे मेरी एज कोई में तो मैं फिर भी कह सकता हूँ चलो मैं साल में एक बार ईसीजी करा के आऊंगा कि मेरा हार्ट ठीक से काम करता है कि नहीं करता। आपका तो ठीक से ही करता होगा अभी। एक डिवाइस होती है लाइन टेस्टर, सुना कभी? इलेक्ट्रीशियन लेके आते हैं चेक करने के लिए। पेन की तरह की डिवाइस होती है, स्क्रू ड्राइवर की तरह की। उसको Yes, प्लग sir. में डालते हैं, पीछे फिंगर रखते हैं, देखी कभी? Yes, sir. लाइन टेस्टर। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने जब प्लग में एक एंड डाल दिया, पीछे फिंगर रखी, तो उन्होंने एक पाथ दिया करंट को फ्लो करने के लिए। जब तक वो फिंगर नहीं रखेंगे वो क्लोज सर्किट बना नहीं। इधर 220 वोल्ट की पोटेंशियल है एसी की, आपने पीछे 0 पोटेंशियल पे अपनी फिंगर रख दी, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहां से करंट फ्लो किया, आपकी फिंगर से गया और नीचे। पर वो डेंजरस नहीं होता, बिकॉज इस लाइन टेस्टर के अंदर एक हाई रेजिस्टेंस लगी होती है। हाई रेजिस्टेंस से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो 220 वोल्ट है, मैंने अगर हाई रेजिस्टेंस लगा दी तो करंट, ओम्स लॉ क्या था, I इज इक्वल टू V/R? Yeah. हाई रेजिस्टेंस लगाने से वो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कम हो गया। तो वो स्मॉल करंट डेंजरस नहीं होती, बट आपने डेलिबरेटली पास की। अगर आपने और मतलब छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना है, लैंडलाइन फोन अगर है घर में, तो लैंडलाइन फोन की वायर उतार के अपनी टंग पे लगा के देखना। आप उसको हाथ में पकड़ोगे ना तो आपको करंट नहीं बढ़ती। जो रिपेयर करने आते हैं ना, अगर आपका लैंडलाइन फोन खराब हो जाए, अब उनको कभी ध्यान से देखना, उन्होंने देखना है कि लाइन डेड है कि नहीं, वो वायर को निकाल लेते हैं, जो आपके घर में सप्लाई आ रही है टेलीफोन लाइन की, लैंडलाइन वायर आ रही है, उसको टंग पे लगा के देखते हैं, तो उनको फील हो जाता है कि इसमें करंट है कि नहीं, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड करंट। टंग पे क्यों लगाते हैं, हाथ में क्यों नहीं लगाते? टंग इज ड्राई और मॉइस्ट, मॉइस्ट? Moist. की रेजिस्टेंस Moist. कम होती है, वहां पे करंट फ्लो कर जाती है, कंडक्टिंग पाथ मिल जाता है।
तो डेंजरस नहीं होती, आपको ऐसे लगता है जैसे मतलब एक वो टिकलिंग सी फीलिंग होती है कि हाँ कुछ पास कर रहा है यहाँ से, एस अदरवाइज इट्स नॉट डेंजरस, बट दैट्स द वे दे चेक इट. सो करंट फ्लो हमेशा डेंजरस नहीं होता. It can be used also at number of places. So you can write methods of charging. So अभी मैं जो concept लगा रहा हूँ मैं नीचे लिखा दूंगा. This is true only for identical bodies. Non-identical bodies के लिए ये नहीं है. Charging by contact. So you can write whenever two bodies, whenever two identical conducting bodies, whenever two identical conducting bodies are placed in, whenever two identical conducting bodies are placed in contact, charge transfer takes place between them till charge on both the bodies becomes same. Charge transfer takes place between them till charge on both the bodies becomes same. Till charge on both the bodies becomes same. There is if charge on one body is if charge on one body is Q1, and the charge on other body is Q2, then after sharing, charge on both the bodies will be Q1 plus Q2 by 2. Q1 plus Q2 by 2. इसके नीचे ब्रैकेट में लिख लो. This is true only for identical size conducting bodies. This is true only for identical size conducting bodies. Identical size conducting bodies, because if the bodies are of different size or dimensions, charge transfer takes place till potential of both the bodies become same. Till potential of both the bodies become same. Charge transfer takes place till potential of both the bodies become same. अब जैसे मैंने 6 और -3 को किया, 6 और -3 को किया, तो मैं पूछूं इनमें से जब इनको कांटेक्ट में रखा, इस पे भी 1.5 कूलम चार्ज, इस पे भी 1.5 कूलम चार्ज. इफ आई आस्क अ क्वेश्चन कि किस बॉडी का मास बढ़ा और किसका कम हुआ, बिकॉज चार्ज ट्रांसफर हुआ है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो इस पे नेगेटिव था -3 प्लस 1.5 हो गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए या गेन किए? लूज. इसने अपना नेगेटिव चार्ज लूज किया ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं. मास. तो इसने कितना चार्ज लूज किया, कितना नेगेटिव चार्ज, ताकि इस पे प्लस 1.5 आ गया. 4.5. 4.5 नेगेटिव चार्ज लूज किया इसने, तो इसका मास बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ. और इसका 6 से 1.5 रह गया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, इसका उतना ही मास बढ़ा. जितना इसका मास कम होगा, इसका उतना बढ़ जाएगा. सो यू कैन नेक्स्ट राइट चार्जिंग बाय इंडक्शन. इंडक्शन क्या होता है? सिंपल, सिर्फ इंडक्शन. चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्टिव इफेक्ट्स. इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन हम किसको बोलते हैं? सर किसी एक्सटर्नली कुछ
मतलब जैसे मैग्नेटिक फील्ड हो गई कुछ एक्सटर्नली, मतलब उसको देना। इंडक्टिव इफेक्ट्स पहली बारी कहाँ पढ़े थे और कब पढ़े थे? कौन सी क्लास में, कौन से सब्जेक्ट में, और कहाँ पे पहली बारी? किस सब्जेक्ट में आपने पहली बारी इंडक्टिव इफेक्ट्स को पढ़ा था? पढ़ा है कभी आज तक? Yes, sir. केमिस्ट्री। कौन सी क्लास में? So 10th में. अच्छा, मैं आपको पूछता हूँ, आपने सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट्स हिंदी में पढ़े थे? हिंदी में कहाँ पढ़े थे? इंडक्टिव इफेक्ट्स पहली बारी आपने हिंदी में पढ़े थे और मुहावरे में पढ़े थे। किसकी हिंदी अच्छी है? मेरे को कोई मुहावरा बताओ इंडक्टिव इफेक्ट्स का। टेंथ में 90 सर मार्क्स मैं लिए होंगे बताऊं? आपने। हाँ जी। सर बता। सर खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता हाँ, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, मतलब टच नहीं करना दूसरे खरबूजे के साथ। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट्स। क्लास में एक बच्चा शरारती है, शोर मचाता है, उसको देख के बाकी सब भी शोर मचाने लगे, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट्स। इंडक्टिव इफेक्ट्स हम कहते हैं जहां पे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, एक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से इफेक्ट हो रहा है चीजों पे, सो उसको हम इंडक्शन बोलते हैं। अब जैसे इंडक्शन हीटिंग सिस्टम, इंडक्शन फर्नेस, ये क्या है? ये कैसा कंसेप्ट है? कभी यूज किया है इंडक्टिव इफेक्ट्स को प्रैक्टिकली, इलेक्ट्रिसिटी में इंडक्टिव इफेक्ट्स को? सर मोटर में. मोटर में इंडक्टिव इफेक्ट्स कैसे यूज किए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज की, तो विदाउट कांटेक्ट तो नहीं की, वो तो डिफरेंट तरह की इंडक्शन है। मतलब दैट इज कि फ्लक्स वेरी कर रहा है, उसके कारण इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रही है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। मैं कह रहा हूँ जहां पे आपने कोई इफेक्ट यूज किया हो बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के। आप में से किसी के पास फोन है जिसका वायरलेस चार्जर हो? वायरलेस चार्जिंग करते हो, है ना? तो उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं है। आपने फोन को कोई वायर कनेक्ट नहीं की, उसके अंदर आप मैग्नेट वायरलेस होता है उसको फोन चार्ज में। कर रहे हो, सो दैट इज एन इंडक्टिव इफेक्ट। सर लेकिन वो सरफेस पे तो पड़ा रहता है ना, सो जब आप चार्ज उसको करते हैं तो सरफेस से 1 मिलीमीटर ऊपर भी रख लो, वो तो भी चार्ज हो जाएगा। वो तो रख नहीं सकते ना, बिकॉज उसको फिजिकल सपोर्ट चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि आप उसको सरफेस को टच करोगे तो एक्चुअल में इफेक्ट करेगा, बिकॉज जो ये कंसेप्ट होता है ना, इस तरह से होता है। मान लो ये अगर प्लेटफॉर्म है, इसके नीचे एक कॉइल है जिसमें वेरिएबल करंट फ्लो कर रही है, इसके ऊपर आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसमें जब वेरिएबल करंट फ्लो करती है, इधर इंड्यूस्ड करंट फ्लो करने लग जाती है, जिससे ये काम करता है, बिकॉज इसकी फील्ड लाइंस ऐसे पास करेंगी इधर से, सो वो आगे जाके चीजें आएंगी, बट इट्स अ बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब होता है किसी बॉडी को चार्ज करना बिना किसी चार्ज्ड बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाए। एक तो ये चार्जिंग बाय कांटेक्ट हो गया कि मेरे पास एक बॉडी है, इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज 0 है, तो जब मैं कांटेक्ट पे लेके आया तो इस पे भी Q/2, इस पे भी Q/2। दिस इज नॉट चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ पे मैंने फिजिकली टच किया दोनों बॉडीज को, उससे इन पे चार्ज ट्रांसफर हुआ। चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है कि मैंने एक्चुअल में किसी चार्ज्ड बॉडी से टच नहीं करना, चार्ज्ड बॉडी से टच नहीं करना। याद रखना, टच तो करना पड़ेगा किसी चीज से, चार्ज से नहीं टच करना। तो उसके लिए अगर हम देखें से, इस डायग्राम को देखो ध्यान से, दिस बेसिकली शोज चार्जिंग बाय इंडक्शन। पहले फिगर में हमने लिया कि हमारे पास एक मेटालिक बॉल है, इसके नीचे इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये अनचार्ज्ड है, इस पे कोई चार्ज नहीं है इनिशियली। जब मैं इसके पास नेगेटिव रॉड लेके आया तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज इमोबाइल होता है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। इस नेगेटिव रॉड के कारण इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो गए, तो इस हेमिस्फीयर में, इस वाले पार्ट में नेट नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैंने इस साइड को अर्थ कर दिया,
नेगेटिव साइड को। अर्थ कर दिया मतलब ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब चार्ज्ड बॉडी से टच नहीं किया पर अर्थ से तो किया है। जब मैंने ग्राउंड किया तो ये नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला गया, बिकॉज ये रॉड रिपेल कर रही थी, नेगेटिव चार्जेस ने दूर जाने की कोशिश की और वो ग्राउंड में चले गए। पॉजिटिव नहीं जा सकते बिकॉज अगर मैं इस इंस्टेंट पे रॉड हटा लूं, ये ग्राउंड कनेक्शन रहने दूं और इस रॉड को हटा लूं, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज वापस अट्रैक्ट कर लेगा। तो हमने नेगेटिव चार्ज को रखा हुआ, रॉड को यहां पे रखा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। रॉड अपनी जगह पे ही है, ग्राउंड कनेक्शन हटा दिया। अगले डायग्राम में हमने ग्राउंड कनेक्शन हटा दिया। अब ग्राउंड कनेक्शन हटाने के बाद अगर मैं रॉड हटा लूंगा तो स्फीयर पे चार्ज कौन सा बचा? पॉजिटिव। तो इस पे नेट पॉजिटिव चार्ज बच गया, वो लास्ट डायग्राम में। यहाँ पे एक कॉर्नर पे था, कॉर्नर पे था बिकॉज रॉड ने नेगेटिव चार्जेस ने इस पॉजिटिव चार्ज को होल्ड किया हुआ है। जब मैंने हटाया तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो इसमें मैंने इसे किसी चार्ज्ड बॉडी से टच नहीं किया, अनचार्ज से टच किया है, कि अर्थ से कनेक्ट किया है। कंडक्टर और इंसुलेटर में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? जब मैं कंडक्टर के पास कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आता हूं और इंसुलेटर के पास लेके आता हूं, तो दोनों में फर्क क्या होता है? कंडक्टर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है चार्ज, इंसुलेटर में एक ही जगह पे रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट। मतलब अगर मैं यहाँ पे मेटल की जगह यहाँ पे मेटालिक स्फीयर है, देखो फर्स्ट डायग्राम में क्या लिखा था, मेटल बॉल। अगर ये मेटल और ये इंसुलेटिंग स्टैंड क्यों लगाया है? ग्राउंड से कनेक्शन ना रही, नहीं थे। ग्राउंड कनेक्शन हमने अलग से वायर से किया है। अगर आप परमानेंटली इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दोगे कभी चार्ज नहीं हो सकता। तो अगर इस इंसुलेटर होता तो क्या डिफरेंस आता? हाउ द मेटल एंड या कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर अफेक्टेड व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट नियर देम। सर इंसुलेटर में सर सेकंड स्टेप में सर जैसे चार्ज सेपरेट हो गया सर, वो नहीं होगा, इतना अच्छे से नहीं होगा। उतने अच्छे से नहीं होता। लाइक इफ आई सी की दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इफ इट वर्क्स, अगर नेट की स्पीड ठीक होगी तो ये शायद चल जाएगा। We can see how the charges move when you bring a rod near it, positively charged या negatively charged. कि कंडक्टर और इंसुलेटर में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, how the charges move when positive और negative rod is brought near it. कनेक्शन बहुत स्लो है। साइट हैंग कर रही है। नहीं चलेगा तो आई विल सेंड यू दिस लिंक। इसमें आप एक्चुअल में देख सकते हो कि जब आप रॉड को पास लेके आते हो, हाउ द कंडक्टर एंड इंसुलेटर गेट्स अफेक्टेड। बाद में देखते हैं अगर ये चल जाएगा तो। सो इस मेथड को कहते हैं दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें जो मैंने किया है ना, मैंने एक स्फीयर को चार्ज किया। अगर मैं बोलूं मेरे पास दो स्फीयर हैं, एक को पॉजिटिव चार्ज देना है, एक को नेगेटिव देना है, और अर्थ से कनेक्ट भी नहीं करना, इसमें तो अर्थ से कनेक्ट किया था। तो आप एक और वे देख सकते हो। मैं एक डायग्राम बनाता हूं। फिजिक्स में जब भी डबल वॉल बनती है इट मींस इंसुलेटर। मैं इसके पास
एक रॉड लेके आया जो पॉजिटिव चार्ज थी, इधर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। और इधर पॉजिटिव। बेसिकली पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होने का मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इधर नेट पॉजिटिव चार्ज बच गया। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज उधर गया, बी के इलेक्ट्रॉन्स ए में आ गए, इस रॉड ने अट्रैक्ट कर लिया तो बी पे नेट पॉजिटिव चार्ज बच गया, इस पे नेगेटिव बच गया। रॉड को यहीं रहने दो, रॉड को मूव नहीं करना हमने इनिशियली। और इन दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दो। अब अगर मैं रॉड हटा लूंगा तो क्या होगा? अब रॉड हटा, अट्रैक्शन डायग्राम में अगर मैंने रॉड हटा ली तो चार्जेस कैसे हो जाएंगे? अगर रॉड रिमूव कर ली तो ये सारा नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, बिकॉज ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर इनमें डिस्टेंस बढ़ा दिया तो अगर मैं इनको दूर दूर कर दूं एक दूसरे से, अट्रैक्शन कम हो जाएगी सर। अट्रैक्शन कम हो सर जाएगी। चार्ज यूनिफॉर्म हो जाए। सर यूनिफॉर्मली इस पे स्प्रेड हो सारे पे जाएगा। नेगेटिव, इस पे सारे पे पॉजिटिव। अभी पास पास हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इसमें हमने ए और बी को किसी भी चार्ज स्फीयर से टच, किसी भी बॉडी से टच नहीं किया, एक दूसरे से ही टच किया हुआ था। सो दिस चार्जिंग बाय इंडक्शन सेकंड मेथड, कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज देना है तो आप ऐसे दे सकते हो। अगर यहाँ पे मैंने किया कि स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज किया तो नेगेटिव रॉड यूज की थी, नेगेटिव चार्ज देना है तो रॉड शुड बी पॉजिटिव। सो दोनों वे में देख सकते हो। सो यू कैन राइट चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, charging by induction. So you can write charging a body by induction implies that. Charging a body by induction implies that charging without placing it in direct contact with any other charged body. Charging a body without placing it in direct contact with any other charged body. कौन सी एक्सप्लेनेशन लिखा हूं, ऊपर वाला है नीचे वाली, दोनों बॉडी, दो बॉडीज वाली या सिंगल बॉडी वाली? एक एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं, कौन सी लिखें? फिर सेकंड वाली। सेकंड वाली लिखनी है, सो यू कैन राइट देन फॉर एग्जांपल to charge two spheres, for example to charge two spheres equal and oppositely, we place them on insulating stand, we place them on insulating stand and we place them on insulating stand and in contact with each other. If a positively charged rod
is brought near sphere A, metallic sphere A. If a positively charged rod is brought near metallic sphere A, it will attract electrons from metallic sphere B. It will attract electrons from metallic sphere B. Thus, sphere A will have excess of electron and negatively charged, and B has deficiency of electrons and positively charged. B has deficiency of electrons and positively charged. With rod in its position, we move the two spheres small distance apart. We move the two spheres small distance apart. And the charge distribution is shown in figure B. If finally the rod is removed, A will have an excess negative charge and B will have excess positive charge. And B will have excess positive charge. If distance between them is increased, we will have positive and negative charge uniformly distributed. We will have positive and negative charge uniformly distributed on the two spheres. नेक्स्ट इसके नीचे नोट में लिख लो चेंज इन मास ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन. Change in mass on electrification. Change in mass on electrification. So you can write whatever be the method of charging, whenever a body is negatively charged, it means it has gained electrons and its mass will increase. And whenever a body is positively charged, it implies that it has lost electrons and its mass will decrease.
अब हमने मेटालिक स्फीयर क्यों लिया, दैट बिकम्स क्लियर। हमने ये डायग्राम दिया कि एक एनिमेशन, ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं अबाउट न्यूक्लियस, इसमें भी अबाउट न्यूक्लियस वो मूव कर रहे हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव कर सकते हैं। रॉड को इनिशियली नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है कि इस पे नेट चार्ज नेगेटिव है। इसको अगर हम पास लेके आते हैं इसके, यू विल सी द हाउ चार्जेस आर अफेक्टेड। इसके मेटल के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट इधर आ चुके हैं, इसमें सिर्फ पाथ फॉलोड बदला है इंसुलेटर में, बट मूव वो अभी भी इधर ही कर रहे हैं। ये नहीं है कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ गए, इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे ही मूव कर रहे हैं, सिर्फ शेप चेंज हुई है कि पहले वो सर्कल शो कर रहा था, वो थोड़ा एलिप्टिकल पाथ शो कर रहा है। अब इसको दूर लेके जाओगे तो चार्जेस पहले ऐसे था, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स जो एक कॉर्नर में चले गए थे नेगेटिव रॉड के कारण, फिर इधर आने शुरू हो गए। सो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बदल दिया है। तो इसमें है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में मूव करेंगे। अगर मेटल स्फीयर ए और बी मेटल स्फीयर है तो ए के इलेक्ट्रॉन बी में जा सकते हैं, बी के इलेक्ट्रॉन ए में आ सकते हैं, इसमें नहीं जा सकते। अगर वो इंसुलेटर होता, उन्होंने अपने न्यूक्लियस के आसपास ही मूव करना था, बिकॉज दीज आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं रॉड को पॉजिटिवली चार्ज करके पास लेके आता तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आगे मेटल के, इसमें अभी भी वैसे ही मूव कर रहे हैं, बिकॉज इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दे आर बाउंड। उन्होंने अपने न्यूक्लियस के आसपास ही मूव करना है। ये नहीं है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसमें ऐसे ही हो रहा है मेटल में। सो मेटल में देयर इज एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे मूव टुवर्ड्स ड्यू टू अट्रैक्शन और रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव। इंसुलेटर में दे कैन नॉट मूव, सो यू कैन नॉट हैव इंडक्टिव एक्सपेरिमेंट्स विद इंसुलेटर्स। अगर आपने इंडक्शन हीटिंग सिस्टम्स भी देखे, प्लेट इंसुलेटर होती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पे भी वही शो किया हुआ है कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उसके साथ ये बदल रहा है। कि अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव कर दूंगा, ये इलेक्ट्रॉन जो इधर इकट्ठे थे दूर चले जाएंगे अपने आप ही सारे। सो दिस इज हाउ द मेटल्स एंड इंसुलेटर बिहेव। अब अगर मैं आपसे पूछूं से एक बॉडी को मैंने चार्ज दिया 1 कूलम प्लस 1 कूलम, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए या रिमूव किए? रिमूव। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए वो कैसे पता चलेगा? यूजिंग Q इज इक्वल टू NE। Q 1 कूलम, E हमें पता है, तो हम N निकाल सकते हैं कि अगर मैंने 1 कूलम चार्ज देना है तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। यूजिंग क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल यू कैन फाइंड N। 6.25 to 10 next N इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.11 into 10 kg। तो कितना मास लूज किया? N इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज द वे हाउ यू फाइंड द चेंज इन मास। कि आपको जो भी चार्ज दिया है, सो उन्होंने कहा 3 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए? 3 इज इक्वल टू NE। N निकाल लो, फिर मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो आज वाली क्लास में देखो हमने जो किया, फर्स्ट वी डिड द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिंपल प्रॉपर्टी थी, हमने कहा था चार्ज कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज ऑन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोडक्ट्स का एग्जांपल लिया, एनिहिलेशन का एग्जांपल लिया। यहाँ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की जितना एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरी बॉडी पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। Then you do additive nature। additive nature सबसे सिंपल प्रॉपर्टी है, स्केलर चार्ज स्केलर क्वांटिटी। अगर हमारे पास 10 बॉडीज हैं, टोटल चार्ज बताना है, तो 10 की 10 बॉडीज का चार्ज ऐड कर दो, दैट विल गिव यू द टोटल चार्ज। एंड यू सब्स्टिट्यूट द चार्ज विद साइन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। मेथड्स ऑफ चार्जिंग 2 किए। चार्जिंग बाय कांटेक्ट का मतलब है 2 आइडेंटिकल बॉडीज को टच करोगे तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा टिल द चार्ज ऑन बोथ द बॉडीज बिकम सेम। शेयरिंग कंडक्टर में होता है, इंसुलेटर में ऐसे नहीं होता चार्ज ट्रांसफर। बिकॉज कल वाला अगर वो एनिमेशन याद है, बैलून को दीवार के साथ टच कर रहे तो बैलून का चार्ज दीवार में नहीं जा रहा था, बिकॉज दीवार इंसुलेटर है तो उसमें चार्ज नहीं जा रहा। बट 2 मेटल बॉडीज को टच करोगे या 2 कंडक्टर्स को टच करोगे तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस। बट आइडेंटिकल है तो शेयरिंग, नॉन आइडेंटिकल है तो तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा, आगे जाके वो न्यूमेरिकल्स करेंगे जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाती। इंडक्शन का मतलब है चार्जिंग अ बॉडी विदाउट प्लेसिंग इट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एनी अदर चार्ज बॉडी।
तो दो केस के, सिंगल बॉडी को चार्ज करना है तो अर्थ से कनेक्ट करना पड़ेगा, दो बॉडीज को चार्ज करना है तो एक दूसरे के साथ टच करके भी आप कर सकते हो। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास विल डिक्रीज। नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास विल इंक्रीज। इसमें देखो समझ में आया? कुछ पूछने वाला है तो पूछ लो आज वाली क्लास का, अदरवाइज कल से फिर हमारा थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट शुरू होगा, बिकॉज वी विल डू कूलम्स लॉ फोर्सेस का, तो फिर वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी आना शुरू हो जाएगा। अभी तो 2-4 न्यूमेरिकल होंगे करने वाले, मैं अभी मैसेज में बता दूंगा एचसी के कौन से कर सकते हो अभी, बट अभी बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि थोड़े बहुत क्वांटाइजेशन के 1-2 न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। सो कल से भी कूलम्स लॉ पढ़ लेंगे तो विल हैव वन फॉर्मूला एंड फिर उस पे बेस तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। इसमें देखो आज वाले में है कुछ पूछने वाला? सर वो जो आपने क्वेश्चन लिखा हुआ था, व्हाई फैंस इन हाउसेस एक्यूमुलेट मोर डस्ट इन, ओके, दैट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आप अभी देखना, मतलब अभी आपके घर में अगर फैन ऑपरेट होने नहीं शुरू हुए या किसी रूम का फैन नहीं चल रहा तो इसको कभी साफ कराया होगा आपने। ये विंटर्स में गंदा नहीं होता, बिकॉज विंटर्स में गंदा नहीं होता क्योंकि विंटर्स में चल नहीं रहा था तो इसकी बॉडी चार्ज नहीं हुई थी। चार्ज नहीं हुई थी तो वो डस्ट को अट्रैक्ट भी नहीं कर रही थी। समर्स में जब फैन चलते हैं तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कारण, मतलब एयर फ्रिक्शन के कारण इनके जो ब्लेड्स हैं वो चार्ज हो जाते हैं। जब वो चार्ज हो जाते हैं तो वो रूम की डस्ट को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं बाय इंड्यूसिंग ऑपोजिट चार्जेस इन देम, तो फिर ये गंदे होते हैं। तो यू विल ऑब्जर्व फैन हमेशा समर्स में गंदे होते हैं जब ये ऑपरेट होते हैं, विंटर्स में जब ये ऐसे ही रहते हैं तो ये गंदे नहीं होते। So that is because of charging of the fan blades due to friction. और सर इंड्यूस्ड चार्ज कैन नॉट बी ग्रेटर देन चार्ज ऑन रॉड, एक क्वेश्चन था, उसका भी रीजन नहीं समझ आ रहा था। वो मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, अभी नहीं कर पाऊंगा मैं, बिकॉज उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट लेना पड़ता है कि इलेक्ट्रिक, बिकॉज इसमें जो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे दैट इज इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मैंने मतलब शुरू भी नहीं किया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, तो उसमें आएगा, मैं बता दूंगा जब आएगा। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैथमेटिकली प्रूफ भी करना है हमने। ओके सर। सर हाँ जी, सर रॉड पे नेगेटिव चार्ज है, बट जो कंडक्टर वाला जो एनिमेशन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास में जाके पीरियोडिकली वापस आ जाता है, तो वो एक मतलब एक रैंडम इलेक्ट्रॉन मोशन क्यों का, जा रहा है? रैंडम मोशन का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है इधर आ नहीं सकते, बिकॉज ये तो बहुत बेसिक सा एनिमेशन बनाई होती है। एक्चुअल में ये कोलाइड कर रहे होते हैं आपस में भी, तो कोलिजन के बाद उनपे किस डायरेक्शन में फोर्स लगी वो उधर जाते हैं। तो ये बेसिकली शो कर रहा है कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन इधर भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि इधर बिल्कुल आएंगे ही नहीं। हो सकता है वो यहाँ पे किसी लैटिस आयन के साथ कोलाइड किया और उस पर फोर्स इधर को लगी तो वो इधर को आ गया। ऐसा पाथ होता भी नहीं, बिकॉज इसमें हमने कोलिजन शो नहीं की हुई। एक्चुअल में वो कोलाइड करते हैं बट अल्टीमेटली उनपे एक फोर्स लग रही है अवे फ्रॉम रॉड, तो वो अवे फ्रॉम रॉड जा रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। सो कल करते हैं फिर इसके आगे सेम टाइम।